अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेशर फोर्स और मोशन का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में ये डिस्कशन हो रही थी कि एक्शन एंड रिएक्शन जो पेयर है वो कैसे बनेगा। तो देखिए, ये काफी इस पे छोटा सा लतीफा भी है कि एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को थप्पड़ मार दिया, तो उस बंदे ने उस पर केस कर दिया, तो वो अदालत में चला गया। तो अदालत में जाकर जो मुल्जम है वो कहता है कि सर मेरे पे आप तो मुकदमा बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने इसको थप्पड़ मारा है, जितना मैंने इसको थप्पड़ मारा तो मैंने इस पर क्या लगाया, मैंने इस पर एक्शन फोर्स लगाई। ठीक है, यानी कि एफ फोर्स लगाई। तो जो इसका फेस है, इसकी जो फेस का वो स्किन है, जिल्द है, उसने मेरे पर काउंटर फोर्स लगाई, यानी कि उसने मेरे पर रिएक्शन फोर्स लगाई, एफ प्राइम फोर्स लगाई। जितना जोर से मैंने थप्पड़ मारा उतना ही दर्द मुझे भी हुआ, उतनी ही फोर्स मुझे भी लगी। तो चूंकि जितना दर्द मैंने इसको दिया उतना दर्द इसने मुझे दे दिया, तो था बराबर, तो मेरे पर कोई केस नहीं बनता। एक्शन किस पर लग रहा है? फेस पर। रिएक्शन किस पर लग रहा है? हाथ पर। दो डिफरेंट बॉडीज आ ना गई कि एक फोर्स आप लगा रही है फेस पर, और फेस बदले में बाद आप पे फोर्स लगा रही है, यानी कि आपके हाथ पर। इसी तरह जब फुटबॉल है या बॉल है, वो दीवार से टकराती है, तो गेंद का बॉल दीवार के साथ टकराना वो एक्शन है। तो दीवार गेंद को दूर फेंकती है, तो वो रिएक्शन किस पर लगे? वो बॉल पर लगे है। अब क्लियर है? जी। अगर बंदूक की एग्जांपल ले लें, तो देखिए जो गोली है वो आगे की तरफ जाती है, एक्शन, और बंदूक का वापस आना ये रिएक्शन। एक्शन किस पर लग रहा है? गोली पर। और रिएक्शन किस पर लग रहा है? बंदूक पर। यानी कि आप जितनी भी एग्जांपल देख लें, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट वो बॉडीज पर ही लगेंगी। क्लियर है? और ये भी याद रखना है कि जो एक्शन आपने लगाना है, बदले में उसी नोयत का आपको रिएक्शन मिलना है। ये नहीं है कि आप एक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएं और रिएक्शन में आप पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाए, ये पेयर नहीं बनेगा। पेयर हमेशा सेम नेचर का होता है। जैसे कि आपको एक वो फिर वही बातें आ जाती हैं कि वो मैं अब दोबारा फिर बताना शुरू कर दूं, इसका मतलब मैं आपके लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको बोला था देखने को। तो फिर आप बात को यहीं पर स्टॉप करती हैं, तो बाकी जो बातें हैं वो आप लेक्चर में देख लीजिएगा। अब इसके 12 पेजेस रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये आज तो खत्म हो पाएगी। तो जो भी आपके सवाल वो डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा लीजिएगा। तो यहाँ तक कोई बात है तो पूछ लें। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज पर लगी हैं, तो वो फिर बैलेंस तो नहीं एक दूसरे को कर सकते। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडी, ये अलोंग द लाइन एक्ट करती है। यानी कि आपको अगर आप स्ट्रेट लाइन पे, ये मतलब फोर्स होती है, कर्व फोर्स ये नहीं होती, अलोंग द लाइन ये एक्ट करती है। हमेशा ये पेड़ पे होता है, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स में। नेक्स्ट आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम का होता है क्वांटिटी ऑफ द मोशन, कि किसी बॉडी के पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको मोमेंटम बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी हो गई। बाकी ये सारे फार्मूला है, ये फार्मूला पेपर में आया हुआ है, बहुत सारा यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम के हमारा रिलेशनशिप है, जिसको आप अच्छी तरह से करना है। अच्छा, ये जो पी है ये वेक्टर है या स्केलर है? यहाँ पर टेलर है। ये स्केलर है, क्योंकि वेक्टर के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं आता, याद रखिएगा। इस तरह जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, उसके ऊपर जो वी स्क्वायर है वो भी स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि वेक्टर के ऊपर कभी भी स्क्वायर का निशान नहीं आ सकता। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, पेपर में आए हुए हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आती हैं। आपको असाइनमेंट भी भेजी है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वेक्टर पर क्यों और नहीं स्क्वायर आता सर? जी, मैग्नीट्यूड पर स्क्वायर होता है ना, तो वेक्टर पे तो सर डायरेक्शन आती है, एरो आता है। अगर आप इस तरह शो करें ओके सर। ऐसे, तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर एक बार डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन में से आप ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते।
असाइनमेंट आपको भेजी है। लास्ट जो असाइनमेंट थी सेकंड चैप्टर की वेक्टर की, वो आई थिंक सिर्फ एक या दो स्टूडेंट अटेम्प्ट की थी, बाकी किसी ने अटेम्प्ट करने की जहमत नहीं की थी। तो अभी फोर्थ एम्बोशन वाली ये असाइनमेंट आपको भेजी है, 5 सवाल हैं। तो डेली के अगर तीन चार क्वेश्चन भी करें तो 3-4 दिन के अंदर आपकी असाइनमेंट वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आप जो गिला करते हैं कि जी सर हमें कंसेप्ट तो पता चल जाता है, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमें वो हम कहाँ से करें। तो जो आपको टास्क दिया जाता है काम अज काम, ये तो आप ईमानदारी से करें ना। तो जब आप काम करने वाले बनते हैं ना, तो यकीन मानिए जो आपके इंस्ट्रक्टर होती हैं उनका भी ज़रा दिल करता है फिर आपसे काम करवाने का। जब वो रिस्पॉन्स ही आपका बड़ा खराब आता है, वो फिर जो सारे प्लान होते हैं वो सारे वो फिर बंदा कहता है फायदा है कोई नहीं है, ना इन्होंने कोई ट्रस्ट ले रही है। तो नोट्स आपने प्रैक्टिस ही करनी है ना आपसे। तो जितने ज़्यादा नोट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको डिफरेंट वर्जन आपको मिलेंगे। तो ये वजह है। एक ऐसी फाइल आपको कहीं नहीं भी मिल सकती जहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाए। आपको सर्च करते रहना चाहिए। बड़े स्टूडेंट पूछते हैं कि जी एक बुक बता दें जिसको पढ़ के हम लेक्चरार लग जाएं, या हमें ये कोई जॉब मिल जाए। तो एक बुक पढ़ने से जॉब नहीं मिलती, आपको हर एक बुक से जानना पड़ता है, क्योंकि हर एक में नई नई चीजें आपको मिलती है। ये तो फिजिक्स की खूबसूरती है कि सवाल से निकलते सवाल चलते चले जाती हैं। अभी हम एक सवाल किए हैं, उसके आगे 10 सवाल निकल आती हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन का सलाह सेकंड, ये आपको इंटरव्यू में पता होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू एम में ये न्यूटन का सेकंड लॉ असल वाला नहीं है, जो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आप कह सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। असल जो न्यूटन का सेकंड है वो ये वाला है। इस पर आपने वेक्टर पर निशान है तो यहाँ पर भी वेक्टर का निशान आएगा। या इसका एक्सप्रेशन को अगर आप खोलें वो फिर ये वाला बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बाकी बहुत सारी बातें हैं। हेलमेट हम क्यों पहनते हैं? हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि हेलमेट इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। आप जानती हैं ये फॉर्मूला बता रहे कि अगर आप टाइम को इंक्रीज कर दें तो फोर्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जो क्रिकेटर होते हैं ना, अगर आप उनको गौर से वो देखें ऑब्जर्व करें, तो जब वो बॉल को कैच करते हैं वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लेती हैं ताकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाए। क्योंकि जितना टाइम ऑफ इम्पैक्ट का वो बढ़ेगा आपको फोर्स कम लगेगी, फिर आपके हाथों को दर्द कम होगा। अगर आप अपने हाथों को पीछे ना करें, बॉल सीधी आ रही है और बस आप उसको अपने हाथों की जगह पर आपने रोक दी है, वो फिर आपको बॉल बड़ी सख्त लगेगी। अगर आप अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं तो आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो मैं आपसे वो आपको जो मतलब बता रहा हूँ कि ये इस तरह की एप्लीकेशन भी वो पूछती हैं इंटरव्यू में, तो आपको ये इस तरह ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। Here act like crumple zone, increase the time of impact, thus reduce the force of 5 Newton might be enough to fracture your naked skull। हाँ जी, इसको आप इम्पल्स भी बोलती हैं, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से इम्पल्स का कंसेप्ट आता है। तो अगर आपकी गंजी है, नेकेड स्कल, बाल नहीं है, फिर 5 न्यूटन फोर्स काफी आपकी वो खोपड़ी को तोड़ने के लिए। बाल के साथ आपको 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ से ज्यादा लगा लेके कितना ज्यादा वो मतलब टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देती हैं। एयर बैग्स कारों में होती हैं, ज़रा ये एक्सपेंसिव कार होती हैं, हर कार में ये अवेलेबल नहीं होते। जो फॉरेन कंट्रीज की कार वहाँ पर ये ज्यादा होती हैं। तो वही बात है, ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देती हैं तो फिर फोर्स को कम कर देती हैं। तो एक्सीडेंट से जो नुकसान है वो आपका कम हो जाएगा। In knocking a bear down, lead bullet is more effective than a rubber bullet। वो कह रहे हैं कि अगर आपने रीछ को मारना है तो फिर आप क्या करें, लेड बुलेट इज मोर इफेक्टिव देन रबर बुलेट, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है। क्योंकि जो लेड बुलेट है उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम है और जो रबड़ वाली उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा, वो फोर्स कम लगाएगी रबड़ वाली। और जो लेड वाली क्योंकि इसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम है तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगी। ये वाला जो है ना बातें टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ये इंटरव्यू में बड़ा पूछा गया है, तो इसको आपने अच्छी तरह से इसकी एग्जाम्पल आपने याद कर लेनी है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइम ऑफ इम्पैक्ट एक ही बात करनी है कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी।
और कुछ नहीं बोलना। जो भी एग्जाम्पल सवाल आपसे पूछे वहां पर ये आप जिक्र कर दें, बस आपका आंसर हो जाएगा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि जब कोई पार्टी आपके साथ कितनी देर तक वो आपको मतलब है हिट कर रही है, इम्पैक्ट आ रही है, आप पर असरअंदाज हो रही है, उसको बोलती है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अगर ये बॉल है ना और ये दीवार है, तो कितनी देर तक ये बॉल दीवार पर फोर्स लगाएगी, उस ड्यूरेशन को आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट बोलती हैं। क्लियर है फतीला? कि अगर आप बॉल आप कैच कर रही हैं तो कितनी देर तक जो बॉल है वो आपके हाथों के साथ फोर्स लगा रही है, उसको आपने बोलना टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो इसलिए आप क्या करती हैं, जब आप कैच करते हैं आप हाथों को थोड़ा सा पीछे करते चले जाती हैं, बॉल आती है और आप हाथों को पीछे करते चले जाती हैं। आप हाथों और जो बॉल है उसका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, यानी कि जो फोर्स वो लगा रहा है, उसको आप बढ़ाते चले जाते हैं, जिसलिए फिर आपका फोर्स कम लगती है। क्लियर है? जी दानियल, वही बात है, रबड़ के अंदर वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट उसका ज्यादा होता है, इसलिए वो फोर्स आपको कम लगाएगी। क्योंकि आपने बियर को मारना है, तो बियर को मारने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, तो ज्यादा फोर्स आपको कहाँ से मिलेगी? लेड से मिलेगी, क्योंकि लेड का जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट वो कम होता है, तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगी। ठीक है? सर। ठीक है सर। impulse is equal to the change of momentum। एमसीक्यू आ सकता है। impulse and momentum have the same units। अब देखिए इस तरह के आपके नोट्स बने हो ना, तो आपका जो एमसीक्यू वो क्लियर हो जाते हो, यही इंटरव्यू में के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यूनिट आपकी याद होना चाहिए, 2 यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इसकी कहाँ पर होती है? अलोंग द फोर्थ। ये तो हम पढ़ लेते हैं कि फलाने की वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो डायरेक्शन आप लाजमी देखा करें। तो ये फार्मूला में बता रहा है कि मोमेंटम की या इंपल्स की डायरेक्शन उसकी फोर्स डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। ठीक है? तो फोर्स की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हर एक एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, और इनकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इस तरह फिर आपका वो अच्छा रह जाता है। मूविंग बॉडीज may or may not have the impulse। कैसे? if a body is moving with uniform velocity it has no impulse। if a body is moving with variable velocity, क्योंकि जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो तब उसके पास इंपल्स आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मूविंग बॉडी के पास इंपल्स हो, क्योंकि जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हैं तो चेंज इन वेलोसिटी आपका जीरो हो गया। तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो जीरो को आप एम से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। तब आपका इंपल्स है वो जीरो होता है। और ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एमसीक्यू भी है, पेपर में आया होता है। द फोर्स रिक्वायर्ड, वही फार्मूला आपने लगाना है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ टाइम t is as per the force required to stop the same body in the same time if it is moving with it 2v। अगर आप डबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फिर आपको डबल फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए। if body accelerates from rest this velocity is equal to 0। तो फिर ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और अगर वो बॉडी वो मूव करते हुए रेस्ट पर आती है तो फिर ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द इंपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप कंजर्वेशन मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स जब तक आपकी एक्ट नहीं करेगी तब तक आपका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, अदरवाइज आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो नो एक्सटर्नल फोर्स ही आपकी कंडीशन है। और कंजर्व रहने का मतलब है मोमेंटम में कंजर्व होना है ना, तो मोमेंटम पास दो चीजें होती हैं। मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो दोनों चीजों ने क्या होना है? कंजर्व होना है। उसकी मैग्नीट्यूड भी वही रहेगी और उसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी।
आखिरी बात जो आपको मेरी सुनाई दी है वो कौन, वो कोई बता दे, मैं वहां से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको आखिरी बात मेरी कौन सी सुनाई दी है? आवाज आ रही है ना? सर तो आखिरी बात कहाँ से मैं, जो आपका मतलब है कनेक्शन ब्रेक हो गया? सर यही बता के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो मैं ये कह रहा था कि आपका मोमेंटम जब कंजर्व होता है ना, तो मोमेंटम के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। दोनों का कंजर्व जब होंगे तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा ना। अब अगर डायरेक्शन कंजर्व हो रही है और मैग्नीट्यूड कंजर्व ना रहे, तो फिर जाहिर है कि आपका मोमेंटम फिर कंजर्व नहीं नहीं रहेगा। दोनों का कंजर्व रहना जरूरी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो पे प्रोडक्शन होती है, अगर प्रोटॉन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आप कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन कंजर्व होती है, क्योंकि अगर ऑपोजिट में मूव नहीं करेंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अब इंटरनेट का इशू अक्सर से क्रिएट होती है। तो अब अगर लेक्चर वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई तो फिर हम कल क्लास रख लेंगे। तो कल इसको खत्म करना है, क्योंकि मंडे से हॉलीडे रहने के लिए स्टार्ट करना है, तो इसलिए इसको आपने लाजमी खत्म करना है। अभी क्विज की डिस्कशन भी रहती है तो वो भी होने वाली है। तो मैं ये कह रहा था कि जो डायरेक्शन है वो भी कंजर्व होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मैन फाइटर प्लेन चेज, ये एमसीक्यू आया हुआ पेपर में। मैन फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर ओपन फायर स्पीड एंड मोमेंटम डिक्रीज, when pursued plane returns the fire its speed and momentum increase। यानी कि एक वो मतलब है कोई दुश्मन का प्यारा जा रहा है, तो जो फाइटर प्लेन उसको क्या कर रहा है, वो चेज कर रहा है, उसके पीछे जा रहा है। तो जब वो कह रहा है कि जब उसके, नहीं आसिम ये बैच 3 के वालों को स्टार्ट हो रहा है, आपका नहीं स्टार्ट हो रहा। आपको जब एनालिस्ट हो जाएगी ना कंप्लीट, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा हेलिडे वाला। तो फिर क्या हुआ है कि आप इसके पीछे भाग रही हैं, आप इस पर क्या करते हैं, फायर खोल देती हैं, फायर ओपन कर देती हैं, तो फायर आपका आगे की तरफ जाएगा, और एज अ रिएक्शन फोर्स आप क्या करेंगे, आपका जो जेट है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि न्यूटन का जो रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन वो यहाँ पर लाई होगा। इसलिए वो कह रहा है कि आपकी जो स्पीड है और मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका जो मोमेंटम है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। व्हेन परसूड प्लेन रिटर्न्स, जब ये पीछे आता है, रिटर्न्स द फायर। अच्छा वो कह रहा है कि जब ये फायर खोलता है तो इसने फायर खोला पीछे की तरफ है, तो ये फिर क्या करेगा, ये आगे की तरफ ये मूव कर देगा। क्लियर है कि जो चेजिंग प्लेन वाली होती हैं, चेज करने वाले होती हैं, उनकी स्पीड और मोमेंटम कम होता है जब वो फायर ओपन करती हैं, और जो जिसका पीछा किया जा रहा होता है जब वो फायर ओपन करता है तो उसका स्पीड और मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट स्पेशल केस है, if total initial momentum is zero then total final momentum be zero। ज़ाहिर है जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होना चाहिए, फाइनल भी होना चाहिए। तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन द टू masses, when spring is released then both masses will have, अब शुरू में वो क्या था, रेस्ट पे था, तो जब आपने इसको कंप्रेस किया तो एक इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एक इस तरफ। both masses will have equal and opposite momentum, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जाएंगे ताकि मोमेंटम को क्या कर दें, जीरो कर दें, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो फाइनल मोमेंटम आपका जीरो नहीं होगा। बाकी वही फार्मूले हैं, लाइटर बॉडी विल मूव फास्टर, ये वाले रिलेशनशिप है वो आपने याद रखनी है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज, कंसीडर अ बॉम्ब ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट, उसका मोमेंटम जीरो हो गया, एक्सप्लोड
into 2 pieces of masses 1 kg and 3 kg। 2 पीस बन गए हैं एक बॉम्ब के, एक इस तरफ से चला गया और एक इस तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो मोमेंटम फाइनल जीरो होगा ना, इसलिए वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। बोथ मैसेज विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। वही दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो फाइनल मोमेंटम आपका जीरो बन जाएगा। तो पहला सवाल उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। कोई बता सकता है ये 1:1, इसका आंसर कैसे आया? What is the ratio between the magnitude of their momentum? आंसर है 1:1। तो ये 1:1 कैसे आया? अभी यहाँ पर लिखा है कि दोनों का मोमेंटम सेम होता है। जितना मोमेंटम 1 kg के पास है उतना ही मोमेंटम 3 kg के पास भी है। तो जाहिर है कि जब मोमेंटम सेम होगा तब इसका आंसर क्या आएगा, 1:1। अब ये सवाल आता है कि दोनों का मोमेंटम सेम कैसे हो सकता है? इसका मैथ 1 kg है, तो अगर इसका मैथ कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इसका मैथ ज्यादा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये वाला रिलेशनशिप यहाँ पर यूज हो रहा है। जितना मैथ ज्यादा होती है उसकी स्पीड कम, तो मोमेंटम उसका सेम ही रहेगा। तो ज़्यादा जब मोमेंटम तभी सेम होगी जब वेलोसिटी सेम होगी। तो वेलोसिटी की भी क्या हो, नहीं नहीं सॉरी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है कि ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा और ये स्लो मूव करेगा। तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। वेलोसिटी क्या रेशो होगी, 3:1। क्योंकि ये 3 टाइम्स इसके पास मैथ कम है ना, तो 3 टाइम्स ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगा एज कम्पेयर टू 3 kg वाला। इसलिए जो वेलोसिटी उसकी रेशो क्या होगी, 3:1 होगी। काइनेटिक एनर्जी की रेशो वो भी जाहिर है वो भी सेम नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है। क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी या स्पीड है उसकी रेशो है 3:1, तो वही रेशो किसकी आ जाएगी, वेलोसिटी की रेशो आ जाएगी। क्लियर है ये एमसीक्यू तीनों? एमसीक्यू क्लियर है? जी सर, ये क्लियर है। नेक्स्ट है, कंसीडर अ न्यूक्लियस at rest undergoes an alpha decay as shown in the figure। both nucleus and alpha particle will have ये तो बात जाहिर है कि मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। कब होगा, जब आपका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तब। अल्फा पार्टिकल विल मूव फास्टर ड्यू टू द स्मॉलर मास, दैट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, कम होगा, तो उनकी स्पीड ज्यादा होगी। If two parties collide with each other and after the collision, ये पेपर में आया होगा, after the collision they move together their common velocity। अभी 2022 में पंजाब के जो पेपर 1 में ये एमसीक्यू आया होगा, लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फार्मूला ये यूज हुआ है, कॉमन वेलोसिटी। कि जब आप मतलब कोलाइड कर देते हैं कि दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू कर देती हैं, तो तब आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यही वाला आई थिंक एमसीक्यू था, सेम यही वाला, जहाँ तक मुझे याद है। अगर किसी ने दिया है तो वो फिर बता दे। अब देखिए जो 2500 kg वाला जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड है, कोलाइड विद द स्टेशनरी ऑफ मास 1000 kg। तो जब वो कोलाइड करती है फिर वो क्या करती हैं, दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू कर देती हैं, तो उनकी कॉमन वेलोसिटी आपने बतानी है। क्योंकि जो कार है वो रेस्ट पर है, तो कार का मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गई। पीछे क्या बच गया,
पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच गई। अब देखने में तो हमें वो कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है, लेकिन देख लें कि ये वाली टर्म उसने जीरो कर दी है स्टेशनरी पर बिठा कर। पीछे क्या रहेगा, 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2500 से 1000 प्लस करते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक में क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी, ये याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है, चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, टोटल एनर्जी वो दोनों में कंजर्व रहती है। टोटल मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो इलास्टिक में कंजर्व रहेगी, लेकिन इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन टोटल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व ही रहती है। A bouncing ball will rebound to its original height during elastic collision. None of kinetic energy is converted into other form of energy. ये वाली सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि जब भी कोई कोलिजन होती है तो आप कह सकते हैं कि रियल में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी जो सारी कोलिजन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इन इलास्टिक होती हैं, क्योंकि आवाज भी पैदा होती है, हीट भी पैदा होती है, तो इसमें वो सारी एनर्जी क्या है, वो कुछ एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं हाइड्रोक्लेन का मतलब है कि ये पहली पार्टी दूसरे के सेंटर में जाकर फोर्स लगाए, तो उसको आप बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, क्योंकि ये पहला भी मूव कर रहा है। Relative velocity before and after collision have the same magnitude but opposite in direction. Magnitude of relative velocity of approach is equal to the magnitude of direction of separation. ये सारे फार्मूले इनको आपने याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे तब भी फार्मूले याद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो पहला केस है कि मैसेज क्या है, बराबर हैं, दोनों के मैथ बराबर हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रही हैं। तो जाहिर है कि जब मूव करेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 की बन जाएगी और v2 की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v1 की हो जाएगी। तो अब इसके पास कौन सी वेलोसिटी आ गई है, 5 मीटर पर सेकंड, और इसके पास कौन सी आ गई है, 7 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब आपके मैसेज इक्वल होती हैं बॉडीज के, तो तब वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। दूसरे में भी क्या है, मैथ सेम है, लेकिन अब फर्क क्या है, दूसरी पार्टी रेस्ट पर है, पहले दोनों मूव कर रही थी, अब दूसरी पार्टी रेस्ट पर है। अगेन वही बात की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाना है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी चली जाएगी और इसकी ये बन जाएगी। तो इट मींस अब ये जो कैपिटल है ये रेस्ट पर आ गए, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज होना है ना। तो चूंकि एम स्मॉल एम की वेलोसिटी थी 0, तो वो चली गई एम के पास, कैपिटल एम के पास, तो ये बेचारा रेस्ट पर आ गया और ये मूव करना शुरू इसने कर दिया। व्हेन हैविंग बॉडी, तो ये सारे केसेस आपने पढ़े हुए हैं, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। बाकी एमसीक्यूज आप इसको खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें आ गया है। लेक्चर का टाइम भी रह गया 5 मिनट। चले, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला वैसे ना नेक्स्ट चैप्टर में आना तो है, तो अभी करवा दूं या नेक्स्ट चैप्टर में करवा दूं, क्या कहती हैं आप? क्योंकि मोशन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पैरेलल फिजिक्स में आना है, तो तब करवा दूं या अभी करवा दूं? बैच 3 वालों बताओ। सर बेहतर यह है कि जो हम अलग चैप्टर करेंगे उसमें से ही अलग कर लें, ये fix हो जाएगा। सारा रीला बताएं आप, अभी करवा दें कि सुनहरा, महविश, मरियम, आसिफ?
जब एरलेस फिजिक्स में आएगा तब ये करवा दें। हाँ जी, तब ही ना वो सीक्वेंस सही रहते हैं, क्योंकि हम एरलेस फिजिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम एरलेस फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसमें मोशन 2D में आता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी बुक है ना रियान वालों की, इसलिए उसने यहाँ पे डाल दी है। हालांकि ये यहाँ पर आता नहीं, क्योंकि हम मोशन 1 ही पढ़ रहे हैं। तो बाकी फिर जो रह गया ना, इसमें 5-6 अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को निकाल दें तो बाकी ये एमसीक्यू बात जाती हैं, तो इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। और डिस्कशन ग्रुप में फिर हम, या अगर आपका ना सॉल्व हुआ है तो वो डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी 3 मिनट रह गए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक निकाल देना, फिर पीछे क्या बचता है, पीछे आपका ये जैसा आपने फार्मूला याद करना है, फोर्स ड्यू टू अ वाटर फ्लो। ये पेपर में से एक आ सकता है, कभी एक आधी दफा आया भी होगा। बाकी ये एमसीक्यू रह गए हैं, ये आई थिंक, हाँ ये 3 एमसीक्यू हैं, और ये सारा सोल्यूशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस आपने फार्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आपका फोर्थ इमोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन फाइल आप कब भेजेंगे? हमारा आसिम सदीला, या भेजनी नहीं है आपने? मरियम, सर वो मैं, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ मैंने और लिखने हैं, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा आसिम सदीला, आप बताओ आप क्वेश्चन फाइल कब भेजोगे? क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेक्चर होना है ना, वो क्वेश्चन फाइल ही में से होना मंडे को। कल आपका मंडे को आपका ना वो वेक्टर क्विज का डिस्कशन होगी मंडे को। आज से मंडे तक है ना, ठीक है। सदीला, मंडे को अब आपके, क्योंकि सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, तो मंडे को आपके जो वेक्टर के जो क्विज है ना वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए क्वेश्चन फाइल बनाने में। मरियम भी मंडे का कह रही है, सदीला सर संडे क्या हमें तक। भी क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे? और इसके नहीं, आप सेपरेट है ना, ये बैच 3 वालों से बोल रहा हूँ। चले ठीक है, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, क्योंकि ये फोर्थ इमोशन वाला बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिक्स की जान है, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, ये मैकेनिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी फिर क्लासिकल मैकेनिक्स आपके लिए इशू क्रिएट नहीं करेगी। तो बैच जो है ना, बैच 2 वाले, इनकी क्लास कल होगी, और बैच 3 वाले की क्लास मंडे को होगी, ठीक है। बैच 2 वाले का कल क्विज डिस्कशन होगी, जो हमारा रहता था मॉडर्न फिजिक्स वाला, तो कल हम वो डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स वाला। पीछे आपके 2 चैप्टर रह जाती हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स, वो आपको बैच 3 के साथ करवा देंगे। तो मंडे से फिर आपकी जो है ना हैलिडेय रेटिंग क्रेन वाली क्लास वो स्टार्ट हो जाएगी, और मेजरमेंट हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। और मैं डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के एमसीक्यूज हैं 29 हैलिडेय रेटिंग क्रेन की बुक से, वो 29 एमसीक्यूज हम आपको वो वहां से स्टार्ट लेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं हैलिडेय रेटिंग क्रेन की, वो सॉल्व करेंगे। फिर आपका क्विज हो जाएगा, असाइनमेंट आपको मिलेगी, उसका फिर ये हमारा सारा पैटर्न होगा, जिससे आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती चली जाएगी। और ज़्यादा हैलिडेय रेटिंग क्रेन ज़्यादा वो टेक्निकल है, ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ज़्यादा घुमा के वो पूछती है, तो वो ज़्यादा फिर आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। जिस तरह हमारा जो बीएससी वाला जो कोर्स है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। तो हैलिडेय रेटिंग क्रेन के बाद जो आपका एमएससी फिर स्टार्ट हो जाएगी बैच 2 वालों की। तो सवाल वो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं कि अब हम बीएससी की तरफ जा रहे हैं। हमारे एफएससी के पास 2 चैप्टर रह गए और मॉक टेस्ट रहता है, वो आपकी इंशाल्लाह बैच 3 के साथ हो